स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज फ्रॉम स्पेक्ट्रम. इट सेज नेम द रेडिएशन फॉर विच द क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम. द मोमेंट आप क्वार्ट्ज प्रिज्म ये वर्ड सुनो, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक रेडिएशन आना चाहिए, वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑल्सो नोन एज यूवी रेज. अब ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ लिए. हर एक प्रॉपर्टी और यूज में एक यूनिक सी चीज़ है. जैसे मान लो मैं बोलता एक रेडिएशन जो कि इम्प्योरिटीज डिटेक्ट करता है या फिर प्योरिटी चेक करता है एग्स में, जेम्स में, है ना, तो आपके दिमाग में वापस से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आना चाहिए. मैं बोल देता नाइट फोटोग्राफी में एक रेडिएशन यूज हो रहा है, वॉर में रेडिएशन यूज हो रहा है ना, रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस में रेडिएशन यूज हो रहा है, आपके दिमाग में आना चाहिए इंफ्रारेड रेडिएशन. तो हर एक रेडिएशन के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और यूज है. अब एक अंदर की बात बताता हूँ. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन और एक्सरेज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. सो ये प्लीज ये तीन चार रेडिएशंस की तो अच्छे से प्रॉपर्टीज और यूजेस और वेवलेंथ अच्छे से याद करके चले जाना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बोला है नेम द रेडिएशन फॉर विच आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस. बताया था अभी क्या है रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन. ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच आर यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट्स इन इंडिया. ट्रैफिक लाइट में रेड ग्रीन येलो, राइट, रेड ग्रीन येलो, हाँ बराबर. तो क्या है वो, विजिबल रेडिएशन है ना, तो क्या होगा, विजिबल लाइट या फिर विजिबल रेडिएशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इसका, वो बोला है नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. What is that? It is the speed of with which it travels. So हम बोलेंगे the one property which is common in all electromagnetic radiation is the speed. What is the speed? Which is 3 into 10 raised to 8 meters per second. Your question 1 is done. देखा कितने आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है from chapter 4 which is refraction through plane surfaces. उन्होंने बोला है two rays PQ and RS are incident on a rectangular glass block as shown in the diagram. तो डायग्राम देखिए क्या बोला है. PQ है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है, RS है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है, दोनों को ग्लास ब्लॉक पे मारा है. अब तक तो सही है. उन्होंने बोला है which of these two rays will have greater lateral displacement on emerging out of the block. सिंपल रखो, देखो lateral displacement डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए. दूसरा lateral displacement डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक पे, ग्लास ब्लॉक दोनों के लिए सेम है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए. lateral displacement डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, मटेरियल पे. अब तक तो ग्लास ब्लॉक सेम है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे. एक सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, व्हिच मींस कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट, देखो खुद दिमाग लगाओ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं LD लिखूं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये क्लियर? द मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? अब अगर आप गौर से देखो तो कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे डिसाइड होती है सारी चीजें. अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस रे, दिस रिफ्रैक्टेड रे RS ने देखो ज्यादा बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, PQ ने भी बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल. ज्यादा बेंड किसने किया टुवर्ड्स द नॉर्मल? RS वाली रे ने ना, RS. अगर इसने ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. हाँ, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा. तो क्या हम बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने रीजन तो पूछा नहीं वैसा, लेकिन चलिए ठीक है बता देता है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच ऑफ दीज टू रेज विल हैव ग्रेटर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन इमर्जिंग आउट ऑफ द ब्लॉक्स. आंसर इज रे RS will have greater lateral displacement. समझे? मैंने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, वो जो 4-5 प्रॉपर्टीज या फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज बोल रहा हूं, फैक्टर्स थे जिसके ऊपर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, वो यूज किया और आंसर सॉल्व हो गया, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो रे RS will have greater lateral displacement since it is inversely proportional to wavelength. या तो आप ये बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना, या फिर आप बोल दो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब आप ये बता देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा था, RS का, बिकॉज वो दिख रहा है ज्यादा बेंडिंग हुई है उसकी, है ना. और हमें मालूम है वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड करता है, राइट, वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड करता है, उसका वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. यू नो दिस. सेकंड क्वेश्चन बोला है which will travel with a greater speed. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन द स्पीड ऑफ लाइट. इट मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होना चाहिए, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा. एक ही चीज बोला, हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए. तो उन्होंने बोला है which will travel at a greater speed in the block. तो ब्लॉक के अंदर कौन ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा? भाई PQ ट्रैवल करेगा ना, बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. तो हम क्या बोलेंगे, रे PQ will travel
विथ ग्रेटर स्पीड। एंड रीजन आप लोग बाजू में लिख सकते हो, वो जो मैंने अभी आपको बताया क्या है वो रीजन, वो रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। आई होप दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, विच विल स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर। यार ये बचपन से पढ़ते हुए, कौन ज्यादा स्कैटर करता है, कौन ज्यादा स्कैटर करेगा, जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। तो किसका वेवलेंथ कम है, ऑब्वियस सी बात है वही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अरे भाई ये देखो ना, ये वाला। सो हम क्या बोलेंगे, विच विल स्कैटर मोर इन एटमॉस्फेयर, सो रे RS विल स्कैटर मोर, राइट। ऑल्सो मैंने ये पिछले वीडियो में भी बोला था, जिन्हें लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे, बहुत ईजी है, आगे बढ़िए। यू आर नॉट हियर टू सी द सोल्यूशन, यू आर हियर टू सी द अप्रोच। अगर आपका और मेरा अप्रोच ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही है, नहीं तो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, आप स्किप करिए और आगे के क्वेश्चन पे बढ़िए और अपना टाइम सेव करिए, योर टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। फेयर, फटाफट मेरी आदत है मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है। फिर इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब ऑब्वियस ही बात है, राइट, कॉन्केव लेंस के डायग्राम आपको दिमाग में आ गए होंगे। अगर कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा गया है तो इमेज भी कहीं यहाँ बनती है ऑन द लेफ्ट साइड, और वो भी बोल दिया उन्होंने कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इजी क्वेश्चन। तो गिवन डेटा में क्या है, u is -45, v is -30। अब f ढूंढना है आपको, 1/v minus 1/u is equals to 1/f। I'm again saying this, there are very few who has this guts to say भाई skip करो, आप skip करो, वीडियो skip नहीं करना, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन में, मेरे को तकलीफ हो जाएगी। 1/-30 minus of 1/-45 is equals to 1/f, right? क्या हो जाएगा, this is -1/30, this is +1/45 which is 1/f। LCM के हिसाब से 90 होना चाहिए LCM, so 90, this is times 2, this is times 3, so 1/f, so f का वैल्यू आ रहा है, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं -1/90 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बराबर ही किया, 3 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ, so ये हो रहा है 1/f, so f की वैल्यू आ रही है -90 सेंटीमीटर। मैंने बहुत भयंकर कुछ तो मिस्टेक किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फोकल लेंथ इतना ज़्यादा, फेयर। तो 45, 30, मैंने -30, 1/v में -30 डाला, 1/u -45, 1/f, दिस इज -30 प्लस दिस इज 90, 45 टाइम्स 2 एंड दिस इज 30 टाइम्स 3, फेयर। तो -3 + 2 -1, 90, हाँ बराबर है, चलो ठीक है। फोकल लेंथ कितना मिल गया, -90 सेंटीमीटर मिल गया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस, राइट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फेयर, कॉन्वेक्स लेंस है, कौन से पोजीशन पे रख दिया, 2f, और जैसे ही 2f पे रखा सबको दिमाग में आया होगा ये कौन सा केस है, ये वो केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन सेम होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज सेम है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी only replace the lens in the above arrangement with another lens having a greater focal length। ठीक है, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। सो हियर यू गो, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर f, दिस इज योर 2f, दिस इज योर f एंड दिस इज योर 2f। अब यहाँ पर उन्होंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट दिस 2f पोजिशन। मैं तो क्या करता हूँ, पहले से ही इमेज बना के रख देता हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है जब साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम ही होने वाला है तो कर ही लेता है थोड़ी बहुत चीटिंग, किसी को पर फ़र्क और पता नहीं चलने वाला, ठीक है। ये देखो, आप बोलोगे पढ़ने आए थे यूट्यूब पे और ये हमको चीटिंग सिखा रहा है, ठीक है, वो भी नहीं हुआ मुझसे, फेयर है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ हो गया, देखो। सो दिस इज द रे डायग्राम। अब जब भी आप रे डायग्राम बनाते हो प्लीज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिया करिए, है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम साइज इमेज, ठीक है, देन व्हाट इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड वेयर इज द इमेज फाउंड, इफ आई नेम दिस द इमेज इज फाउंड एट 2f2। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने जरूरी है। अब उन्होंने बोला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया तुम लोग का सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन बोला है, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विद अनदर लेंस ऑफ अ ग्रेटर फोकल लेंथ। ग्रेटर फोकल लेंथ का मतलब क्या, अगर ये आप ये सोचिए, अगर ये मान लीजिए 10 था, राइट,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 था बराबर, तो 20 पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था। अब मैं फोकल लेंथ अगर बढ़ा दूं, मान लो 15 कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो ऑब्वियसली बात है इसके बीच में आ जाएगा, मतलब अब वो ऑब्जेक्ट 30 और 15 के बीच में आ जाएगा। अगर वो 30 और 15 के बीच में आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, 2f और f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट 2f एंड f के बीच में आता है तो इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रिपीट, अज्यूम करते हैं दैट दिस फोकल लेंथ वाज 10 ओरिजिनली, सो ये कितना था 20। तो 20 पर जब ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी कहाँ आया 20 पर। अब वो बोल रहा है फोकल लेंथ इंक्रीज कर दिया, विच मीन्स अगर फोकल लेंथ मान लो 15 कर दिया, तो नए फोकल लेंथ के हिसाब से अगर ये 15 है तो 2f कहाँ होगा, 30 पर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया 2f और f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट 2f एंड f के बीच में आ गया, विच मीन्स द इमेज नाउ विल बी ऑफ अ ग्रेटर साइज एंड बियॉन्ड 2f। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओनली वी रिप्लेस द लेंस विद द अबव अरेंजमेंट विद अनदर लेंस ऑफ हैविंग ग्रेटर फोकल लेंथ। हम बोलेंगे साइज ऑफ इमेज will be enlarged, right? Size of the image will be enlarged and image will form beyond 2f2. Okay, fair. Next question की तरफ आता है. A rectangular glass block of refractive index 1.5 has an air bubble trapped inside it as shown in the figure. Diagram. When seen from the surface of AB, it appears to be, ये word important है, it appears to be 4 centimeter deep. Okay sir, ये देखिए, ये यहाँ से हम, ये मैं डायग्राम ना वापस बनाऊंगा ज़रूर समझाने के लिए. So this is the air bubble. यहाँ से definitely एक लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आई, ये definitely क्या करेगी, away from the normal bend करेगी. This is my eyes and जब मैं इसे ऑब्जर्व करूँगा तो ये बबल मुझे यहाँ दिखेगा, राइट. सो मतलब इसने शिफ्ट किया है, ये अपेरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन है, फटाफट इससे क्लियर हो गया. उन्होंने बोला दैट ये क्या है, दिस इज एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर, ठीक है. अब इसका क्या यूज़ है वो बाद में देखेंगे, यूज़ केस. अब रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ एन एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड इट एज शोन इन द फिगर, ठीक है. कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ. अब सुनिए ध्यान से, उन्होंने बोला है इट अपीयर्स when seen from surface AB, यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ, यहाँ से AB से जब मैं देख रहा हूँ, it appears to be 4 centimeter deep. It appears to be 4 centimeter deep. मतलब ये वाला जो पार्ट है, this part, this is 4 centimeter. ये शिफ्ट नहीं है, मतलब ऊपर से उसको 4 centimeter ही डीप दिख रहा है. अगर ऊपर से उसको 4 centimeter डीप दिख रहा है मतलब वो apparent depth है, शिफ्ट नहीं. अगर मैं ये बोलता है it appears to be raised 4 centimeter, सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलता है it appears to be raised 4 centimeter तो मैं बोलता शिफ्ट दिया हुआ है. ये कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों को आइडेंटिफाई करने में, शिफ्ट दिया है या अपैरेंट डेप्थ दिया है. इन्होंने बोला इट अपीयर्स टू बी 4 सेंटीमीटर डीप, मतलब ऊपर से इंसान को कितना दिख रहा है, इतना ही डीप दिख रहा है. तो मुझे मालूम है सबसे पहली चीज तो क्या दे दी है, ओके हमारे पास है जगह. सो अपैरेंट डेप्थ इज हाउ मच, अपैरेंट डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है. फर्स्ट क्वेश्चन ही बोला है कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द एयर बबल फ्रॉम द सर्फेस AB. सो actual depth find करना है which is real depth. So we'll use the formula, simple. So refractive index is real depth upon apparent depth. फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए फटाफट हेल्प करिए. This is 1.5. You can skip if you want to, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है. This is 4. So real depth is 15 into 4 which is 60 which is 6 centimeter. So actual depth कितना है, 6 centimeter है. I hope ये क्लियर हुआ, रियल डेप्थ जिसे हम बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, For which color of light, blue or yellow? ये देखिए, for which color of light, blue or yellow, the apparent depth will be greater. ठीक है, अब apparent depth will be greater, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको ना शिफ्ट के थ्रू समझ सकते हैं फटाफट. देखिए पहली बात तो ब्लू और येलो में अगर कंपेयर करें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनिएगा ध्यान से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो. ये क्लियर है ना. बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो, यस और नो. अब उन्होंने बोला किसके लिए अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, फॉर विच द अपैरेंट डेप्थ वुड बी ग्रेटर. सो विल डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला. व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ का फार्मूला, अपैरेंट डेप्थ का फार्मूला इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सोचिए रियल डेप्थ तो दोनों के लिए ही सेम रहेगा. अरे यार एक ही जगह पे ना कॉइन. अब अपैरेंट डेप्थ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. मिल गया आंसर. किसके लिए अपैरेंट डेप्थ ज़्यादा होगा, उसके लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. तो हम क्या बोलेंगे, ये समझा कि नहीं समझा, ये देखिए वापस से, ये देखो अपैरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मुझे अपैरेंट डेप्थ ज़्यादा चाहिए,
अगर मुझे अपैरेंट डेप्थ ज्यादा चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाई फॉर्मूलाज ही सब आंसर्स दे देते हैं आपको। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम चाहिए तो कौन सा लूंगा, येलो लूंगा ना, येलो कलर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये देखो मैंने रफ में वाले सॉल्व किया, हम लिख देते हैं रियल अपैरेंट डेप्थ will be more for yellow color. Apparent depth will be more for yellow color since apparent depth inversely depends on refractive. Apparent depth inversely depends on refractive index. ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अपैरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इजी पीजी। शिफ्ट के लिए बोलता तो आप उल्टा कर देते, ठीक है। वो क्वेश्चन में आगे मैंने ऐसे डिस्कस की है, वो बताता हूँ। अब टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन, क्या बोला है, टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन डज नॉट चेंज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द एयर बबल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अगर मैं ग्लास ब्लॉक को अपसाइड डाउन टर्न कर भी दूंगा, अपसाइड डाउन, टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन, the apparent depth of the air bubble not change, नहीं false आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, false, fair। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, आउट ऑफ द थ्री रेस आई जे एन एच, आउट ऑफ द थ्री रेस आई जे एन एच which ray will suffer total internal reflection while inside the prism, critical angle of the prism is 42 degree। अब अगर मैं श्योर हूँ तो ये कौन सा, पहली बात तो है ये 30 60 90 वाला ट्राइंगल है, राइट, 30 60 90, ठीक है। अब सोचिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बोला है कॉपी द डायग्राम टू कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे विच यू हैव नेम्ड टिल इट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। देखते हैं, मुझे तीनों ही सॉल्व करके देखने पड़ेंगे तो ही मैं कुछ जज कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलो ये रफ में आपको करना ही पड़ेगा जज, है ना, और इवेंचुअली फिर बाद में फेयर डायग्राम बनाना है तो मैं अभी बना लेता हूँ। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है दिस वन, एच को देख लेते हैं। सो अगर एच को मैं यहाँ पर हिट करूँ, आई होप सब लोग मेरे साथ है, ये वाला प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज 90, इफ आई दिस इज 60, दिस इज 90, दिस हैज़ टू बी 30, ओके, दिस हैज़ टू बी 30। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ, so this has to be 90, this has to be 90, this has to be 60 and this has to be 30। अब ये 30 है बच्चा, अगर ये 30 है, समझे कि नहीं समझे, जूम करो इसको, ये क्या है 30 है, आई होप सबको समझा होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो ये क्रिटिकल एंगल से कम है, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं करेगा। तो H इज नॉट माई आंसर। ये क्लियर हो गया, इतना समझा, H इज नॉट माई आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन H तो नहीं बताएगा, ठीक है। अब I के लिए देखते हैं फटाफट, ठीक है। I के लिए यहाँ पे देखते हैं, चलो ये मैं बाकी सब मिटा रहा हूँ बिकॉज जिसका ज़रूरत नहीं है फिर मैं नीट कर देता हूँ। H नहीं है, ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब I के लिए देखते हैं, तो ये I यहाँ तक आया, ठीक है। दिस इज I 90 डिग्री है, ये हो गया, यहाँ पे अपने को नॉर्मल बनाना है। दिस इज अगेन 90, इफ दिस इज 90 दिस हैज़ टू बी, एक सेकेंड, हाँ बराबर, दिस हैज़ टू बी 90, दिस हैज़ टू बी 60, ठीक है। दिस हैज़ टू बी 60, दिस हैज़ टू बी 30। अब बताइए 30 डिग्री एंगल आया, इफ 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल मतलब पक्का ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बताने वाला। अरे काई को, बिकॉज 30 डिग्री एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, मतलब ये लाइट कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विच मीन्स इवन I इज नॉट माई आंसर, सो I इज नॉट माई आंसर, H इज नॉट माई आंसर, तो पक्का J ही होगा, लेकिन स्टिल हम श्योर हो जाएंगे, राइट। हम J के लिए देखते हैं, चलिए ये J के लिए मैंने लाइट बनाया, दिस इज द लाइट फॉर J, ओके। दिस इज 90, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसे रिवाइज करो साथ में। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाता है। Now if you notice this is 60, this has to be 90, this has to be 30, this has to be 60, okay fair। यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर ये 60 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, TIR करेगा, फेयर। चलिए तो पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। क्या बोला था पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज थ्री रेज I J and H शो इन द डायग्राम विच रे विल सफर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन विच व्हाइल इनसाइड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 42 डिग्री। तो हम बोलेंगे रे, कौन सा रे था भाई, J, रे J विल, okay, ray J will suffer total
इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग आगे बढ़ सकते हो फॉर डायग्राम एंड पॉज करके डायग्राम सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो अब मैं डायग्राम नीटली बना देता हूँ। सेकंड बोला है कॉपी द डायग्राम टू कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे विच यू हैव नेम्ड इन ए, ठीक है, सिर्फ उसी का बनाना है। कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म टिल इट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो ये रहा, सो हियर वी गो। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। ओके fair, this has to be एक सेकेंड बेटा। अब ये बराबर है, दिस इज 60, दिस इज 90 एंड दिस इज 30। सो अब हम कौन सी वाली रे बना रहे हैं, हम रेड जे वाली रे बना रहे हैं। तो ये रहा जे, दिस इज 90, दिस हैज़ टू बी 60। आई होप ये क्लियर हुआ कैसे, बिकॉज दिस वॉज 30। अब ये अगर 60 है सो इट हैज़ टू गो ईयर। नाउ लेट्स सी हाउ विल द लाइट अपीयर। अब यहाँ पे हम बना देते हैं, दिस इज अगेन अ नॉर्मल, ओके। इफ यू नोटिस दिस इज 30 बेटा, दिस इज 30, दिस इज 90, दिस हैज़ टू बी 60, राइट, ये समझा। दिस इज 30, दिस इज 90, दिस हैज़ टू बी 60, सो दिस अगेन हैज़ टू बी 30। नाउ 30 इज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट मीन्स अब ये TIR नहीं करेगा, मतलब ये बाहर जाएगा लाइट, ये मैंने बाहर निकाल दिया, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज योर कंप्लीट रे डायग्राम, ओके फेयर। सो ये आपने बी वाला भी पार्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये जे था, आपने लिख दिया यहाँ पे, एंड यू कैन नेम दिस ट्राइंगल अकॉर्डिंगली ABC फॉर द गेटिंग ऑल द मार्क्स। Okay, next question. A ray of light enters a rectangular glass slab submerged in water at an angle of incidence 55 degree. A ray of light enters a rectangular glass block submerged in water at an angle of incidence 55 degree. Does this ray undergo total internal reflection when it moves out from water to glass? Justify your answer. Okay, fair. So a ray of light enters a rectangular glass slab under submerged in water. तो ये पानी है ना, और यहाँ पर ये रहा आपका ग्लास स्लैब। तो पहली बात तो फटाफट वाटर और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लोज टू 1.3 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लोज टू 1.5। उन्होंने बोला है इन वाटर अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सबमर्ज्ड इन वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री। फेयर, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। फिर उन्होंने बोला है डज दिस रे अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम वाटर टू ग्लास। ओके एक सेकेंड, आई गेस मैंने फिर गड़बड़ किया यहाँ पे। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स रेक्टेंगुलर ग्लास slab submerged in water at an angle 55 degree. Does this ray undergo total internal reflection when it moves from water to glass? वाटर टू ग्लास बोला है, तो पहली बात तो वाटर है, यहाँ पे ग्लास है। तो चलो ना, क्वेश्चन तो हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वाटर टू ग्लास बोला ना, तो वाटर से ग्लास में अगर आएगा तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिंस रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, राइट, since ray of light travels from water to glass which is rarer to denser, it will not undergo total internal reflection। तुमने नोटिस किया डायग्राम के बिना भी हो गया, बिकॉज डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इट विल नॉट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। अब जस्टिफाई क्या करना आंसर, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विच इज TIR, light must go from denser medium to rarer medium,
medium. I hope this is clear to everyone. Next question. For a real image formed by a convex lens, the ratio of I to O. I to O का मतलब क्या? Magnification आपको दिया हुआ है. So given data में मैं लिख देता हूँ I by O, which is M. So M कितना दिया हुआ है? 2/5. उन्होंने बोला है the object, then the object is, okay. Convex lens है, ठीक है. रियल इमेज है, रियल इमेज है मतलब माइनस होगा. तो पहले 5 केसेस है. देखो समझा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के साथ रियल इमेज बोल दिया तो पहले 5 केसेस होंगे. देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, अगर छोटी इमेज बनी है तो देखो पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट के साथ इन्फिनिटी, इमेज बहुत छोटी बनती है, पॉइंट साइज वो तो है ही नहीं है. दूसरा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f में इमेज क्या बनती है? छोटी बनती है, रियल बनती है, मतलब पक्का ये आंसर बियॉन्ड 2f वाला है. आगे कोई चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है. Next question. A ray of light is incident normally on a face of an equilateral prism. The ray gets totally internally reflected at the second refracting surface. The total deviation produced in the path of the ray is. Come on, ये तो फटाफट आप लोग ऐसे ही बना सकते हो. ये मैंने क्या करा? एक ray of light is incident on equilateral prism. फिर क्या बोला है? The ray gets totally reflected at the second refracting surface. तो ये रहा अपना first ray. ये मैंने यहाँ पे बनाया. ये रहा, दिस इज़ 90. क्विक करेंगे ये सब चीज़ें. यहाँ पे क्या होगा? दिस इज़ 90, दिस इज़ 60, दिस इज़ 30, राइट. ये 60 है, सो दिस हैज़ टू बी अगेन 60. एंड ये इस तरीके से यहाँ पर आया. आई होप ये समझा. यहाँ पर आया बच्चा, यहाँ पे मतलब ये कुछ ऐसा पात्र है. अब क्या बोला है क्वेश्चन में? उन्होंने बोला है द टोटल डिविएशन प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द रे. भाई उन्होंने तुमसे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पूछा कि 60 उठा के रख दोगे. उन्होंने पूछा टोटल डिविएशन कितना है. तो कॉमन सेंस लगाओ, ये पाथ यहाँ आया, ये पूरा का पूरा लाइट ऐसे डिविएट हो गया, राइट. तो टोटल डिविएशन कितना था? 120 था. अब बहुत से बच्चों को ये समझता नहीं ये कहाँ से आया है ना, कि कैसे हुआ. तो भाई तुम नोटिस करो, देखो ना लाइट कहाँ आ रहा था? ऐसे आ रहा था स्ट्रेट, लेकिन वो पूरा का पूरा क्या किया? इस तरीके से डिविएट करना ना, ये डिविएशन एंगल है. तो आंसर क्या आएगा? 120. प्लीज ये गड़बड़ नहीं करना 60 डिग्री लिखने की, कॉमन मिस्टेक होता है. हाँ तुमसे पूछता व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो समझ में आता. ठीक है, एक सेकेंड. सो फिर चले अभी नेक्स्ट क्या बोला है? नेम द रेडिएशन दैट इज इमिटेड ड्यूरिंग द डीके ऑफ अ न्यूक्लियस दैट हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. हाईएस्ट, अब मेरी बात याद आ रही होगी, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कर लो, सब हो जाएगा. हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जब भी बोले कुछ सोचना समझना नहीं, क्या लिख देना? गामा रेस. क्या लिख देना? गामा रेस. ठीक है. और रेडियो एक्टिविटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियर है कि गामा रेस हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. डज द एमिशन ऑफ द अबव मेंशन रेडिएशन रिजल्ट इन द चेंज इन मास नंबर? अब ऑनेस्टली ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, जो मुझसे गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट. चलिए अब मैं बता देता हूँ, इसका आंसर नो है. जिन्हें रेडियो एक्टिविटी चैप्टर हुआ है जिनके स्कूल में, वो बता पाएंगे. ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है बिकॉज द वीडियो इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस ऑप्टिकल सेंसर्स इन एयर टू एयर मिसाइल्स यूज फाइबर ऑप्टिक केबल्स. मैं ना आगे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूँ. जैसे मैं ये वर्ड सुनूँ ना, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ट्रस्ट मी, आईसीएसई के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. एडवांस ऑप्टिकल सेंसर्स इन एयर टू एयर यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबल. मुझे पक्का मालूम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन होगा. आप भी ऐसे ही सोचना, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं पढ़ना. क्या बोला है? ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स विद मिनिमम लॉस, दिस रिलाइज ऑन फिजिकल फिनोमेना दैट कन्फाइन्स. ठीक है, डायरेक्टली आ गया है. नेम द ऑप्टिकल फिनोमेना दैट अलाउज लाइट सिग्नल्स टू रिमेन कन्फाइंड विद इन द फाइबर केबल. अरे भाई फाइबर केबल के अंदर ही अंदर कन्फाइंड है, इसका मतलब क्या? इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट. तो मेरा आंसर आ गया, विच इज द फिनोमेना. सो क्या आएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई टोल्ड यू राइट कि जैसे आप फाइबर ऑप्टिक केबल सुनो तो दिमाग में यही आना चाहिए. उसके बाद तो बहुत सारे हिंट दे दिए उन्होंने कि इंटरनली कन्फाइंड है, अंदर ही अंदर है, वैसा. नेक्स्ट बोला है, एक्सप्लेन 2 मेन कंडीशन नेसेसरी फॉर दिस फिनोमेना. बताओ व्हाट आर द 2 मेन कंडीशंस. सो 2 कंडीशंस, कम ऑन रिवाइज है, हो रहा है भाई. बताओ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन. इट सेज लाइट मस्ट ट्रैवल. जिन्होंने लिख लिया खुद से वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं स्किप करके, राइट. लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी है स्किप करना, पता चला मेरा वीडियो स्किप कर दिया. ठीक है, सेकंड. नेक्स्ट क्या है? सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट, ये मस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डाउट नहीं होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन
मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसे लिखना चाहो तो कुछ ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साइंटिस्ट लोअर्स अ मेटालिक रूलर वर्टिकली इनटू अ ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक में उसने क्या रखा, एक रूलर डाल दिया। द रूलर टचेस द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड गेट्स वेट अप टू 25 सेंटीमीटर मार्क। तो चलो ये ऑब्जेक्ट है आपका भाई, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, लाइक आई कैन डाई फॉर दिस। कितना इतना अच्छा एक ऑब्जेक्ट है ये, और रूलर को जब रखा तो वो रूलर कितने सेंटीमीटर तक, अगर आप बोलो कितना सेंटीमीटर तक वो हुआ, उसका मार्क क्या है ये। तो एक्चुअली बहुत से बच्चों को विजुलाइज हुआ कि रियल डेप्थ की बात हो रही है भाई, समझा, 25 सेंटीमीटर। आई रिपीट दिस, क्या बोला है, a scientist lowers a metallic ruler vertically into a transparent oil tank. The ruler touches an object, ठीक है। तो स्टील का रूलर है, ऑयल टैंक, ऑयल का है ना कंटेनर है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है नीचे, और जैसे ही मैंने रूलर डाला तो कहाँ तक वो ऑयल तक गीला हो गया, 25 सेंटीमीटर मार्क तक। तो मतलब एक्चुअल डेप्थ उसका 25 सेंटीमीटर है। इफ द रिफ्रैक्टिव, ओके क्या बोला है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.25, अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट एट द साइंटिस्ट। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ना यहाँ से अपैरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो या फिर मैं बोलूँ ओके उन्होंने कुछ कैलकुलेट करने तो नहीं बोला है, तो एक्चुअल डेप्थ हमें पता चल गई। चलिए ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं। फर्स्ट एक्चुअल डेप्थ क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ विच इज रियल डेप्थ, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल डेप्थ इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.25, अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट। तो अगर मुझे रियल डेप्थ पता चल गया, मुझे ग्लिसरीन का, ओके फेयर, मुझे ग्लिसरीन का क्या पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट कि अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट इफ द साइंटिस्ट लोअर्स इट अप टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके समझे क्या बोला मैंने। देखो भाई क्वेश्चन में बोला है 25 सेंटीमीटर तक एक्चुअली वो वेट हो रहा है, ठीक है, तो उसका एक्चुअल डेप्थ 25 सेंटीमीटर है। उन्होंने बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.25, तो मैंने ग्लिसरीन का 1.25 लिख दिया। वो बोल रहा है अप टू विच मार्क विल द रूलर गेट वेट इफ द साइंटिस्ट लोअर्स इट अप टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब अपैरेंट डेप्थ पूछ रहा है आप लोग को, कहां तक होगा, तो अपैरेंट डेप्थ बोल रहा है, तो हो जाएगा ना सॉल्व, इजी। बताइए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। भाई घुमा घुमा के पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन, है ना। ये कितना है 1.25, रियल डेप्थ कितना है 25, अपैरेंट डेप्थ मुझे नहीं पता, तो अपैरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, आई होप ये सबको दिख रहा है। अपैरेंट डेप्थ हो जाएगा 25 बाई 1.25। इफ आई कैलकुलेट दिस बिकम्स 25 इंटू 100 अपॉन 125। This is 25 times 1, 25 times 5. This is 5 times 1, 5 times 2. So apparent depth कितना आ गया, apparent depth is 20 सेंटीमीटर। So यहाँ तक रूलर वेट होगा, अगर इमेज तक, इमेज मतलब क्या, जहाँ तक मुझे दिख रहा है उस ऑब्जर्वर को, राइट। apparent depth ये है। ये क्वेश्चन तो हो गया हमसे ए वाला, राइट। बी वाला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, बी में बोला है हाउ विल दिस लेंथ, विच लेंथ, दिस रूलर का लेंथ चेंज इफ अनदर लिक्विड, हाउ विल दिस लेंथ चेंज इफ अनदर लिक्विड ऑफ refractive index greater than 1.25 is used. How will this length, which length, the apparent depth वाला length। भाई apparent depth की बात कर रहा है, which length, apparent depth। वापस से how will this length in A, अरे कौन सी लेंथ फाइंड करी तुमने, रियल डेप्थ फाइंड तो हो, रियल डेप्थ तो कब का पता चल गया ना, 25 सेंटीमीटर था। ए में क्या ढूंढा तुमने, क्लियरली बोला है भाई, कंफ्यूज मत होना। ए में क्या ढूंढा तुमने, अपैरेंट डेप्थ ढूंढा ए वाले क्वेश्चन में। तो बोल रहा है अपैरेंट डेप्थ अब कैसे चेंज होगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1.25 इज यूज्ड। ये क्वेश्चन अभी ऊपर करवाया था मैंने, कम ऑन। अपैरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, जो कि बोल रहा है यहाँ पे, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग इट मींस, if the refractive index is increasing it means the apparent depth should decrease. If the apparent depth decreases, right, तो क्या मतलब, तो वो जो लेंथ है, बराबर समझा कि नहीं समझा, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे apparent depth inversely, ये बी वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, apparent depth inversely depends on refractive index. It means
अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे द लेंथ विल इंक्रीज। आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। आई होप सब लोग को ये दिख रहा होगा, मैंने ऐसा नहीं कि स्क्रीन बराबर अगर स्क्रॉल ना किया हो तो ना दिख रहा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। So next question, a mixture of red, blue, green light rays is passed through a convex lens as shown in the figure. State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis after refraction. Very simple. आप अच्छे से मालूम है सबको कि हर एक रे जो है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, एंड ऑब्वियसली बात है अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास होगा तो वो रिफ्रैक्ट जरूर करेगा लेकिन अलग अलग पॉइंट पर, वो सेम पॉइंट पर रिफ्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर तो बड़ा क्लियर है, क्या लिखेंगे हम, नो दे ऑल विल पास from different points after refraction, right? बस इतना ही पूछा तो उन्होंने कुछ बोला है, state whether the ray passes, बस इतना ही पूछा तो अपन इतना ही जवाब देना है। मैं स्टिल आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ, दैट इज माई ड्यूटी। तो ये हो गया रेड, फिर इफ आई एम श्योर ये हो गया ब्लू, ठीक है, एंड ग्रीन मिल जाए, बस ये रहा आपका ग्रीन, ठीक है, ऐसा ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। क्या आएगा आंसर, बताओ। स्टेट 1 यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन बी अबव। ओके, ए तो है ही नहीं, अच्छा ठीक है। स्टेट 1 यूज ऑफ द रेडिएशन, नेम द इनविजिबल रेडिएशन, बताते नेम वन रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। देख रहे हो, बिल्कुल याद हो गया अभी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एटलीस्ट ये वाला रे तो है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बी क्या बोला है, स्टेट 1 और यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन बाय यू इन बी, बी नहीं एक्चुअली वो ए होगा, मेंशन बाय यू इन ए, है ना, गलत था वो। चलो तो क्या है वन ऑफ द यूज, मैंने आपको बोला था टू चेक द प्योरिटी ऑफ एग्स, घी एंड जेम्स, ठीक है, जो आपके जेम्स होते हैं, अबे वो कैडबरी जेम्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम वन टाइप ऑफ रेडिएशन विच हैव वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू अबव। तो देखो हमें कैसे याद रखना है, सब मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, राइट, विजिबल लाइट, फिर यूवी, देन एक्सरे एंड देन गामा। अगर आप नोटिस करो इस ऑर्डर में, भाई बनाना इजी है। देखो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के तुम्हें मालूम है, अल्ट्रा वायलेट के ऊपर विजिबल लाइट आता है, अल्ट्रा वायलेट के नीचे एक्सरे आता है। तुमको क्वेश्चन कुछ भी पूछो फटाफट ये टेबल रफ में बना लिया करो, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसके चक्कर में गड़बड़ नहीं होगी। आंसर गलत लिख के आ जाओगे तकलीफ हो जाएगी, अरे यार मेरे को मालूम था, ऐसा करोगे, ठीक है। तब देखो इस ऑर्डर में जब नीचे की तरफ जाते हो तो इस ऑर्डर में आपका वेवलेंथ जो है वो कम होता है, राइट। इस ऑर्डर में जाते हो तो वेवलेंथ आपका कम होता है और फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ता है। नीचे के ऑर्डर में जाते हो वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, राइट। तो उन्हें चाहिए कि ऐसा एक वेवलेंथ बताओ, ऐसा एक रेडिएशन बताओ जिसका वेवलेंथ ग्रेटर है जो आपने बी में मेंशन किया। तो क्या मेंशन किया था हमने, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, विजिबल का ही होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज द आंसर, विजिबल, रादर देन कंफ्यूजिंग योरसेल्फ एंड राइटिंग द रॉन्ग आंसर। मुफ्त के 3 मार्क्स है, प्लीज गड़बड़ नहीं करना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाय फार मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर 4 आ जाता है, सब कुछ लाइक सो गुड, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। O is a luminescent particle trapped inside the glass block. A student traces the path of rays coming out of it and reflecting over a plane mirror as shown in the diagram below, ठीक है। तो ये रहा O, जिस O से 2 लाइट निकल रही है, एक निकल रहा है R और एक निकल रहा है S, ठीक है। अब ये R और S जब यहाँ O से निकल रहा है तो ये मल्टीपल चीजें कर रहा है, राइट। अब ये क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, वो आपको आगे पता चलेगा। उन्होंने बोला है, अच्छा उन्होंने कंप्लीट द टेबल बनाना है, टेबल आई मीन कंप्लीट करना है यूजिंग द लेबल्स इन द फिगर। उन्होंने बोला है द फर्स्ट लेबल इज डन फॉर यू, सो दैट आपको समझे कि एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। देखो कितना सोचता है आपके बारे में, ठीक है। मैं भी वही कर रहा हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, दैट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। तो मैं पूरे डायग्राम में पहले मिरर देखूंगा, ओके मिरर मिला। अब मिरर में 2 होता है, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बी है, राइट। अरे यार ये देखो ना, अब मिरर बोला तो सिर्फ ये वाली रे पे फोकस करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तुम्हारा, ये एंगल ऑफ सॉरी ये इंसिडेंट रे हुआ तुम्हारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ तुम्हारा,
और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, राइट। तो देखो तुम्हारे लिए किया है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर? भाई ए इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर, समझा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, क्या बोला है, अब ऐसी रे ढूंढना है तुम्हें, अब पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे इन द ग्लास स्लैब। अब पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे इन द ग्लास स्लैब, तो मैं ग्लास स्लैब में ढूंढूंगा। ग्लास स्लैब में उनको क्या चाहिए, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। एक सेकंड सर, तो देखो ये ओ से मैंने ये लाइट निकाली, ये हो गई इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे में से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, समझा। वापस से सर, इस आर रे में से सम पार्ट गॉट रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट गॉट रिफ्रैक्टेड, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो तुमको क्या चाहिए था, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे इन द ग्लास स्लैब, मिला आंसर कि नहीं मिला, क्या आंसर, सो आंसर आएगा यू, समझे, इतना इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्रिटिकल एंगल, ओके सर क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करें, तो भाई क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने क्या बोला था, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहां पर जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा पैरेलल हो जाएगा सरफेस को। तो चलो वापस से ओ में आओ, अब देख रहे हो एस, देख रहे हो एस, हाँ देखा। अब ये नोटिस करो, ये वाला रे जो है ये इस बार पार्शियली रिफ्रैक्ट नहीं किया, ये सरफेस को क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जो रे सरफेस को पैरेलल होती है, मतलब इन शॉर्ट जो रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाती है, तुम्हें पक्का आइडिया आ जाएगा कि तुम क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गए हो। अब जिस एंगल ने तुमको ये अचीव करवा के दिया, उस एंगल को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो मिला आंसर, क्रिटिकल एंगल क्या है, सी, फेयर। नेक्स्ट बोला है अ रिफ्रैक्टेड रे फाइंड करना है। अबे रिफ्रैक्टेड रे फाइंड करना है, इजी तो है, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे भाई मेरे, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, क्यू है। देखो भाई रिफ्रैक्टेड रे क्यू भी हो सकता है ना, और अपना टी भी हो सकता है, आपको जो मर्जी लगे लिख दो, मैं तो क्यू ही लिखूंगा सेफर साइड पे। और लास्ट में क्या बोला है, ओ भाई साहब दिख भी रहा था क्या आप लोग को, शिट। चलो मैंने ऊपर का तो बता दिया, ये मैं लिख रहा था आंसर्स यहाँ पे। लास्ट क्या बोला है, एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रे आर, रे आर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रे आर। तो ये देखो ये रे आर है, ठीक है सर, ये रे आर है, ये क्या हो गया, ये हो गया, बताओ ये क्या हो गया, ये तो हो गया तुम्हारा पार्शियली रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नहीं चाहिए, ये रहा तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे। तो पहली बात तो आर का रिफ्रैक्टेड रे क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करने के लिए रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, तो आर का रिफ्रैक्टेड रे क्या है, क्यू है। तो अगर आर का रिफ्रैक्टेड रे क्यू है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो अब तुम बोलोगे सर ई है, ई लिख देते तुम्हें जीरो मिलेगा। एक सेकंड, क्यों, अरे मेरे भाई रिफ्रैक्टेड एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनता है। सर वापस से रिपीट करिए, आर क्या है, इंसिडेंट रे, क्यू क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनता है, मतलब तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए भाई, ये वाला एंगल, देख रहे हो क्या मस्त क्वेश्चन है, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, अब ज्योमेट्री दिख रही है तुम्हें, ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री करता है, बताओ फटाफट। ये रहा तुम्हारा ट्राइंगल, ठीक है, तुमको ये वाला एंगल चाहिए, है ना। क्या बोल सकता हूँ, ये पूरा एंगल 90 है, राइट। ये पूरा एंगल अगर 90 है, तो अगर ये ई यहाँ से निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ई हो जाएगा, राइट। तो ये मिल गया आंसर तुम लोग को। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 माइनस ई। जिन्हें नहीं समझा मैं वापस से बता देता हूँ, बेफिक्र रहो, ऐसा थोड़ी बोलता कि मत नहीं समझाऊंगा। सुनो, यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए तुम्हें, ये वाला, ये देखो ये वाला जो मार्क किया लाल वाला, ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, ये पूरा एंगल 90 है, राइट। ये 90 है तो 90 में से ई माइनस कर लूंगा तो ये मिल जाएगा 90 माइनस ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, the image of a candle flame placed at a distance of 36 centimeter from a spherical lens is formed on a screen placed at a distance of 72 centimeter from the lens. The image of a candle flame, the image of a candle flame placed at a distance of 36 centimeter. तो image का distance नहीं दिया हुआ है, object का distance दिया हुआ है। The image of a candle flame placed at a distance of, the image of a candle flame प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस। हाँ हो गया, बराबर है। तो यू कितना आ रहा है आपका, -36 सेंटीमीटर बराबर, एंड देन इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो स्क्रीन बोला, स्क्रीन क्या है आपका, इमेज का है। अब देखो जब भी रियल इमेज बनती है तो ये अगर लेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो स्क्रीन जब बोला तो रियल इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है। तो मैंने वी पॉजिटिव ले लिया। अब क्या बोला है, फोकल लेंथ बोला है ना, इजी क्वेश्चन है, करो ये वाला सॉल्व खुद से, ठीक है। फोकल लेंथ फाइंड करना है और फोकल लेंथ के बाद पावर फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी फोकल लेंथ आएगा, पावर क्या आएगा, 1/f। कम ऑन, इजी। एक चीज कहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। चलो मान लो आपको 2 मार्क मिल गए फोकल लेंथ निकालने के लिए, आपने निकाल लिया। पावर में आपका मार्क्स लूज हो सकता है, कैसे, तो भाई जो भी फोकल लेंथ आएगा ना, तो याद रखना सेंटीमीटर में आने वाला है तुम्हारा, है ना। कमेंट सेक्शन करके मैं बताओ कि आप लोगों ने सॉल्व किया है नहीं। तो जो भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना,
नहीं तो गड़बड़ हो गई, वो बहुत शाणे, उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि तुम बोर्ड में स्ट्रेस में रहोगे, पेपर में स्ट्रेस में रहोगे, तो ये छोटी छोटी जगह पे मार्क्स कटते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पावर कैलकुलेट करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। बिलो is an incomplete table showing the arrangement of electromagnetic spectrum in the increasing order of the wavelength, increasing order of the wavelength। चलो यही वाली सेम चीज़, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ये सब आए तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। दिस इज रेडियो वेव, दिस इज माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, राइट, विजिबल रेडिएशन, देन वी हैव यूवी रेडिएशन, देन वी हैव सॉरी एक्स रेस, एंड देन वी हैव गामा रेस। और मुझे मालूम है ये सब चीज़ जो है इस ऑर्डर में अगर जाओगे तो आप वेवलेंथ आपका डिक्रीज होता है, और इसी ऑर्डर में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इन्होंने आपको बोला है ये है गामा, तो क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बराबर ही बोला है। तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम, फिर एक्सरे का ज़्यादा, यूवी रेस का ज़्यादा, विजिबल का ज़्यादा, इंफ्रारेड का ज़्यादा, और माइक्रोवेव। मिल गया आंसर। आइडेंटिफाई द रेडिएशन ए, तो क्या आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप भी डिपेंडेंट रहो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आइडेंटिफाई द रेडिएशन ए, क्या है, इट इज माइक्रोवेव, राइट। सेकेंड, नेम द रेडिएशन यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स। ये अगर मैंने समझाया तुम्हें तो बेटा मैं मुक्का मारूंगा, फ्रैक्चर करूंगा, ठीक है। सी, नेक्स्ट, नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ ए एंड आर। सो ए क्या है, तुम्हारा माइक्रोवेव है। ए अगर तुम्हारा माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव में एक कॉमन चीज क्या है, बोथ आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडार सिग्नल्स, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज द पाथ ऑफ अ ब्लू रे थ्रू द प्रिज्म, फिर कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल of the material of the prism, calculate the critical angle of the material of the prism for blue color। critical angle फाइंड करने बोला है। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये रहा इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये रहा डेंसर मीडियम, ये जाना चाह रहा था रेयर मीडियम में, राइट। ये रहा डेंसर मीडियम, ये जाना चाह रहा था रेयर मीडियम में। भाई जा नहीं पाए, भाई क्या हो गए, फैल गए। कहाँ फैल गए, सरफेस पे फैल गए। तो ये मैंने बनाया नॉर्मल, समझे कि नहीं समझे, ये बनाया मैंने नॉर्मल, बताइए, ये मैंने सरफेस को बनाया नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे ने, समझो, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाया, राइट। अगर इसने 90 डिग्री यहाँ बनाया है तो इसने 90 डिग्री यहाँ पर भी बनाया होगा, राइट 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 राइट। अगर इससे 90 डिग्री यहाँ बनाया तो इससे 90 डिग्री यहाँ भी बनाया होगा। अब मुझे चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल है, ये, राइट, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे पता है ये पूरा 133 है और ये 90 है, तो यू गॉट द आंसर, इजी। तो क्या आएगा पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। अच्छा सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि यही क्रिटिकल एंगल है, गुड क्वेश्चन। ये कैसे क्रिटिकल एंगल है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अरे भाई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 डिग्री अचीव करे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 90 डिग्री अचीव करे। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं मालूम है, आई होप ये पता हो आपको, नहीं तो अब पता चल गया। सो जो एंगल 90 डिग्री अचीव करवा दे, रिफ्रैक्टेड एंगल, हाँ, वही क्रिटिकल एंगल होता है। तो मुझे पता है कि 90 डिग्री है यहाँ पे सरफेस पे फैला हुआ ये लाइट, तो ये क्रिटिकल एंगल ही होगा। तो क्रिटिकल एंगल इज, सो बाय, एक सेकेंड, तो क्या आएगा, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटीरियल। तो हम बोलेंगे बाय ज्योमेट्री, है ना, दिख रहा है ज्योमेट्री क्या है। सो क्रिटिकल एंगल इज 133 माइनस 90। भाई अब ये मेरा बहुत बेकार है ये चीज़, देख रहे हो, फिजिक्स का टीचर ये सब हरकतें कर रहा है, ठीक है। वैसे तो 90 के बाद 133 पे ऐड भी करूँगा तो पहुँच जाऊँगा ना, तो 100, 110 पकड़ा गया हूँ मैं कि मेरे को कैलकुलेशन नहीं आ रही है। 100, 110, 120, 130, ये हो गया 40, है ना, 130 और कितना जाना है 43, तो 43 आएगा आंसर। वाह बेटे वाह, तेरे से ये नहीं हो रहा। तो 43 डिग्री इज माई आंसर फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जज कर लिए होंगे सबने। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ दिस प्रिज्म ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल ऑफ दिस, व्हाट इज द, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है, राइट। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बोल रहा है तो हम अगर यहाँ पर नोटिस करें, सो ये कौन सा प्रिज्म है, एक्चुअली ये वो पूछ रहा है। तो कहना इसे यहाँ पर अगर नोटिस करो तो कितना आ रहा है, एक सेकेंड, दिस इज अ ग्रेटर साइड, तो ये 60 डिग्री आ रहा है, राइट। सो हम बोल सकते हैं दिस इज अ प्रिज्म ऑफ 30, 60, 90, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे फॉर द रे टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कम ऑन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब अगर ब्लू रे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब वॉयलेट रे लेना पड़ेगा, राइट, बिकॉज जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा डिविएट करता है। तो हम क्या करेंगे, विच रे विल यू सब्स्टिट्यूट, तो हम बोलेंगे वॉयलेट रे विल अंडरगो, समझे, वॉयलेट रे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फेयर इनफ, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। ये वाले सब क्वेश्चंस तो हो गए। अब बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये देखो कैसे लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आई रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिससे पहले बोला वो पहले लिखो, रिस्पेक्ट टू बाद में बोला तो बाद में लिखो। कितना दिया हुआ है, 9/8 दिया हुआ है। ओके सर, नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। भाई इट्स बहुत सिंपल, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बहुत से बच्चों ने तो डायरेक्टली आंसर दे दिया सर 8/9, राइट, 8/9 बराबर है। लेकिन हम एक काम करते हैं ना, हम ये वाला चीज़ यूज़ कर ले, राइट, हम ये वाला चीज़ यूज़ कर ले, देखते कितनों को समझाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू 1। बहुत से बच्चों को ये आया दिमाग में, प्रिंसिपल कौन सा है। तो चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या था, 9/8 इनटू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है, नहीं पता, वही ढूंढना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1/9/8 विच इज 8/9। ठीक है, आई नो तुम डायरेक्टली लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। बाजू में आपको रीजन देना पड़ता कि भाई ये वाला फॉर्मूला तुमने यूज किया, ठीक है, तो मैंने यहीं पे कर दिया। बी वाला क्वेश्चन क्या है, वो बोलता है नेम द प्रिंसिपल यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू इन पार्ट ए। कम ऑन, व्हिच इज दिस प्रिंसिपल, एक ही तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, फेयर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर then will the ratio 9/8 remain the same, right, yes or no? No, it will not remain same. Reason, because refractive index depends on the temperature. I'll repeat, because refractive index depends on the temperature, तो obvious सी बात है refractive index same नहीं रहेगा, change होगा। Reason नहीं पूछा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है, तो वो जाने दीजिए। आपको yes or no बोला तो आप वो लिख दीजिए। उन्होंने बोला will it remain same, no। अगर वो बोलता will it change तो आप बोलते yes। ठीक है, next question, which is a monochromatic ray of light is incident on an equilateral prism placed at a minimum deviation position, ये important है, minimum deviation position with an angle of incidence 45 degree as shown in the figure. Copy the diagram and complete the path of the ray PQ. State two factors on which the angle of deviation depends. तो चलो पहले एक काम करते हैं, ये डायग्राम यहीं पे बना लेता हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर ही, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बताइए ये एंगल, अच्छा सामने ही क्या बोला उन्होंने, अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट एन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। पहली बात तो आप ये देखो, मिनिमम डेविएशन पोजीशन के दो कंडीशंस क्या है, ये एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं। तो मिनिमम डेविएशन होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। दूसरा, द रिफ्रैक्टेड रे हैज टू बी पैरेलल, परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो इन शॉर्ट जैसे ही उसने बोला मिनिमम डेविएशन, मुझे मालूम है मेरा रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसा दिखना चाहिए। My refracted ray should look like this, parallel to the base of prism। ये देखो, parallel to base of prism। भाई क्या सवाल है ना। उन्होंने बोला है कि कंप्लीट करो रे डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, नॉर्मल बनाया। इफ आई ड्रॉ नॉर्मल एंड इफ आई टेक दिस रे, एक सेकेंड, हाँ, इफ आई टेक दिस रे, दिस इज योर इमर्जेंट रे। नाउ वेरी केयरफुली, बिकॉज मिनिमम डेविएशन बोला और मैंने आपको अभी बताया, मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर होता है। अगर आई 45 है तो ई भी क्या होगा, 45। ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ये मेरा डायग्राम कंप्लीट। आई डोंट थिंक और कुछ करने की जरूरत है। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे PQ, मैंने कर दिया PQ का पाथ कंप्लीट। एंड लास्ट क्या बोला है कि स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच, स्टेट, तो ए वाला क्वेश्चन तो यही सॉल्व कर दिया मैंने। बी वाला क्या है, स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। सो इट डिपेंड्स एंगल ऑफ डेविएशन, कम ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते थे, मेरे को जो सिंपल लग रहा है मैंने वो लिखा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, विच इज ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। चलिए, इफ यू आर टिल हियर एंड if you have understood all the questions which I have discussed, which were the most important and expected questions which will be appearing in your term exams, so please do share this video to anyone who is in right now in search of how to approach these questions with all the ease. Thank you so much for being till here. I'll meet you in the next video. Also,
from October first week or second week, I'll be dropping the whole ICSE syllabus for physics, जहाँ पर बहुत सारे competency based question, application based question and पूरा syllabus cover होगा. So please be here, subscribe to this channel and I'll meet you. Thank you so much.